मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आज आपसे देवनागरी लिपि, उसके नाम, स्वरूप और विशेषताओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो देवनागरी लिपि को हम नागर, नागरी, देवनागर, देवनागरी, लोकनागरी और साथ ही साथ हिंदी लिपि भी कहते हैं। इसके सारे नामों के पीछे कोई ना कोई मत है जिसे हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि से भी पहले जो कुछ लिपि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है वो चित्रात्मक लिपि मिलती है और वो दाएं से दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी गई है। इसके अलावा भी कई लिपियां मिलती हैं। किसी भी भाषा में हम अपने भावों और विचारों का अभिव्यक्त करते हैं और उनको लिखने के लिए हम जो लिपि या स्क्रिप्ट प्रयोग करते हैं वही उसकी लिपि कहलाती है। तो भारत में इससे भी पहले ब्राह्मी लिपि हमको मिलती है और गुप्त लिपि मिलती है, कुटिल लिपि मिलती है और फिर बाद में हमें देवनागरी लिपि के प्रयोग मिलते हैं। देवनागरी लिपि को सबसे ज्यादातर तो लोग उसको देवनागरी लिपि ही कहते हैं। ये माना जाता है कि जो गुजरात था वहां पर जो पंडित थे उनको नागर ब्राह्मण कहा जाता था और उन्हीं के नाम से इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि देव भाषा संस्कृत इसी लिपि में लिखी गई, इसीलिए इसको देवनागरी कहा गया क्योंकि देव भाषा संस्कृत इसमें लिखी गई। इसके अलावा देवों की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे, चिन्ह बनाए जाते थे या यंत्र बनाए जाते थे ज्योतिषीय, उनको उन यंत्रों को देवनगर कहा गया और उस देवनगर में ये प्रयुक्त होती थी लिपि, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया। वास्तव में जो त्रिकोण और चक्रों के द्वारा जो यंत्र बनते हैं उनको देवनगर कहते हैं और उस देवनगर में इस लिपि का प्रयोग होता है, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने देव कहा, है ना। पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा गया और वहां पर ये प्रचलित हुई लिपि, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो हीम करके जो मंत्र है वो देवनागरी में ही लिखा गया और उससे शिव की आराधना शुरू हुई, तो इसलिए भी इसको देवनागरी कहा जाता है। ये वातुलागम की एक टीका है, उसमें हमको मिलता है जो शिव मंत्र है ह्रीम, है ना, वो ह्रीम जो है वो शिव की मूर्ति उस नागर लिपि से बन सकती थी, इसलिए इसको भी नागरी कहा गया। कुछ एक ये भी मत है कि नगरों में ये प्रचलित हुई इसलिए इसको नागरी कहा गया है और कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जो बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें एक लिपि का हमको वर्णन मिलता है नाग लिपि, संभव है कि यही नाग लिपि बाद में नागरी लिपि बन गई हो। इसके अलावा जो आचार्य विनोबा भावे हैं उन्होंने इस लिपि को लोकनागरी कहा है, तो लोकनागरी नाम भी इसका प्रचलित है। और जो इस लिपि के बारे में विस्तार से नहीं जानते वो क्योंकि हिंदी भाषा इस लिपि में लिखी गई है इसलिए इसको हिंदी लिपि भी कह देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सारे नाम हैं और ये नाम अलग अलग मतों के अनुसार चलते हैं, लेकिन आज हम सामान्य रूप से इसे देवनागरी लिपि कहते हैं जिसमें हिंदी भाषा को लिखते हैं। देवनागरी लिपि के कुछ जो प्रारंभिक स्वरूप हमको मिले हैं एक तो राजा दंती दुर्ग थे, उनके सामनगढ़ में मिले हैं जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे और 754 ईस्वी में उनके दानपत्र हमको मिले हैं। उसके बाद ही राष्ट्रकूट के राजा गोविंद राज द्वितीय उनके 780 ईस्वी में दानपत्र मिले, उसमें भी हमको इसका कुछ वर्णन मिलता है। और इसके बारे में हमको मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट जो कि 7वीं-8वीं सदी में उनका शिलालेख मिला है, वो भी प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। तो कुल मिला के 7वीं-8वीं सदी से ये चल रही है, तो इसका एक लगभग 1300 साल का हम एक बड़ा इतिहास देवनागरी लिपि का मानते हैं। और उससे पहले भी जो संस्कृत ऋचाओं में इसका प्रयोग है जो बाद में लिपिबद्ध किए गए, उससे पहले केवल
श्रुति परंपरा से आगे बढ़ रहे थे। तो ये हो गई देवनागरी लिपि। और अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, क्योंकि जब तक हम भाषा की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, भाषा और लिपि दोनों के बीच के संबंध को नहीं समझेंगे, लिपि पे जब तक हमको गर्व नहीं होगा अपनी, हम उस लिपि के प्रयोग में कहीं ना कहीं कोताही बरतेंगे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी लापरवाही हो जाए। तो आइए देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ये जो है एक वर्णात्मक लिपि है, या इसको हम अक्षरात्मक लिपि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें वर्ण का प्रयोग होता है और वर्ण ध्वनि चिन्ह है, अलग अलग ध्वनियों के हिसाब से वर्ण है। आप देखिए कि देवनागरी लिपि में अ आ इ ई क ख ग घ य र ल व इस तरह के वर्ण है, और हर जो वर्ण है उसकी एक ध्वनि है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता कि ये आज तक के लिपियों के विकास क्रम का सबसे अद्यतन विकसित लिपि है, सबसे अपडेटेड लिपि है, क्योंकि जो चित्रात्मक लिपि है जिसमें चाइना की जो भाषा मंदारिन है जिसको उसमें चित्रात्मक लिपि में लिखा जाता है, वो विकास की अवस्था में पिछड़ी हुई है। और जो वर्णात्मक लिपि है जिसमें वर्ण होते हैं ध्वनि आधारित, स्वन आधारित, वो लिपि विकास की अवस्था में सबसे आगे है। तो उसमें हमारी देवनागरी लिपि आती है। दूसरा जो है कि इसमें स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। ये इस लिपि की विशेषता है। आप देखिए अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये स्वर अलग है, और क ख ग घ अंग, ये च छ ज ज, ये इसके व्यंजन है। तो स्वर अलग है और व्यंजन अलग है, जिससे हम अलग अलग बहुत सारे स्वरों से शब्दों का निर्माण, व्यंजनों में स्वरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं। तीसरी विशेषता है कि इसमें मात्राएं अलग हैं। जो स्वर हैं, आप देखिए जैसे अंग्रेजी हम लिखते हैं तो उसमें स्वर 5 ही स्वर है, ए ई आई ओ यू। हिंदी में 12 स्वर हैं, अंग्रेजी में मात्राएं नहीं है, तो आप उन्हीं स्वरों को जोड़ जोड़ के आप कई बार शब्द बनाते हैं, जिससे कई बार उसका उच्चारण हमको समझ में नहीं आता, या एक ही उच्चारण के लिए अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं। जैसे हिंदी में किसी का नाम है और उसको हमको अंग्रेजी में लिखना है तो उसके अलग अलग स्पेलिंग लोग लिखते हैं। किसी का नाम सौम्या है तो SOUMYA लिख देती है, कोई दूसरी सौम्या SOWMYA लिख देती है, कोई तीसरी सौम्या SOUMYAA लिखती है। तो इस तरह से, या जैसे किसी का नाम आरती है तो ARTI लिख दी, दूसरी आरती AARTI लिखी, तीसरी आरती AARTEE लिखी, क्योंकि अलग से मात्राएं नहीं हैं और स्वर बहुत सीमित है। इसीलिए उसमें शब्द, जब हम दूसरी भाषा के शब्दों को लिखते हैं तो अलग अलग स्पेलिंग्स मिलती है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में आ र त में बड़ी की मात्रा आरती, यही एक स्पेलिंग होगी। ऐसे ही सौम्या की एक ही स में औ की मात्रा, आधा म य और आ की मात्रा। तो ये देवनागरी की दूसरी विशेषता है। एक और विशेषता आपने देखी कि इसमें हम वर्ण को आधा कर सकते हैं, ये किसी अन्य भाषा में नहीं है। जैसे कि कच्चा में च को आधा कर दिया, पक्का में क को आधा कर दिया, अम्मा में म को आधा कर दिया। तो इससे उच्चारण ज्यादा स्पष्ट है, किस वर्ण को आधा बोलना है या हल्का बोलना है, या उसमें पूर्ण ध्वनि नहीं लगानी है, उस तरह से वर्ण आधे हो जाते हैं अल्फाबेट। ये दूसरी भाषा में नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पे स श श एक अलग अलग ध्वनियों के लिए स्पष्ट भेद है। इसीलिए विश्व की किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हमारे देवनागरी लिपि में हम आसानी से लिख सकते हैं और सही सही पढ़ भी सकते हैं। आप देखिए कि इसमें 3 र हैं, एक रेफ है, एक वक्र वाला र है और एक आधा र है। तो इस तरह से हम हर शब्द को शुद्धता से लिख और पढ़ सकते। देखिए वक्रता में अलग र है ना, अब्दुल रहीम खान खाना में अलग र लिखते हैं हम। तो ये देवनागरी लिपि के वर्णों की विशेषता है। हमारे यहाँ कुछ संयुक्त वर्ण भी हैं, श्र ज्ञ क्ष, तो संयुक्त वर्ण भी हमारे यहाँ प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमको हिंदी में कोई भी हिज्जा या स्पेलिंग या वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है।
तो इसमें हम कोई भी नया शब्द अगर सही सुन रहे हैं तो सही लिख सकते हैं, या सही तरह से लिखा है तो उसका सही उच्चारण कर सकते हैं, जिससे हमको स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अंग्रेजी जैसी कुछ भाषाओं में उच्चारण और लिखने में भेद है, इसलिए हम स्पेलिंग रटते हैं। जैसे कि नेशनल, नेशनल में श का उच्चारण है लेकिन लिखते NATIONAL है ना। तो ये इसलिए हमको स्पेलिंग याद करनी होती है। जैसे कि सी है, वही सी जब CAT होता है तो कैट हो जाता है, वही सी जब CITY है तो सिटी हो जाता है, वही सी जब केमिस्ट्री है तो CHEMISTRY में क हो जाता है, वही सी CHOPRA में च हो जाता है। तो एक ही वर्ण, एक ही अल्फाबेट के अलग अलग शब्दों के साथ उच्चारण बदल जाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमको स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक ही तरह की मात्राओं का एक ही तरह का ध्वनि निकलती है। आप कोई भी एक तरह छोटी ऊ की मात्रा हर बार ऊ ही उच्चारण होगा, बड़ी ऊ की मात्रा का ऊ उच्चारण ही होगा। लेकिन जैसे अंग्रेजी में आप देख लीजिए कि जैसे CUT कट है, BUT बट है, पर उसी तरह का एक शब्द है PUT, पर वो पुट उच्चारण होता है। तो कट, बट, पुट एक ही तरह की ध्वनियों का उच्चारण में फर्क है, लेकिन हिंदी में हर बार एक तरह की मात्राओं का एक तरह ही उच्चारण होता है। इसके अलावा बच्चों, इसमें जो मात्रा चिन्ह है उनके कारण लिखना आसान है, ये कम स्थान घेरती है। देवनागरी लिपि को लिखने में अपेक्षाकृत कम स्थान लगता है। देवनागरी लिपि गोल गोल और नेत्राकर्षक होती है ना, देखने में बहुत सुंदर होती है। देवनागरी लिपि में त्वरा लेखन बहुत आसान है। त्वरा मतलब फास्ट राइटिंग। अगर कोई कुछ जल्दी जल्दी भाषण दे रहा है या कोई डिक्टेशन दे रहा है, इमला लिखवा रहा है, तो उसको देवनागरी लिपि में त्वरा लेखन की खूबी के कारण हम जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं, है ना। अक्षरात्मक लिपि जो है वो विकास के अंतिम कड़ी है, अद्यतन विकास की अंतिम कड़ी है। और ये जो देवनागरी लिपि तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से इतनी समृद्ध है कि तकनीकी प्रयोग में यदि इसे लिया जाए तो ये बहुत ही कम एरर्स या बग्स देती है। इसमें कोई भी जो अक्षर है वो मूक नहीं है। जैसे अंग्रेजी में आप देखते हैं कि हम HOUR लिखते, R पढ़ते हैं, H साइलेंट है। साइकोलॉजी में P सामने आता है, PSY, P साइलेंट है। तो कुछ वर्ण हम लिखते तो हैं पर हम उनका उच्चारण नहीं करते, परंतु देवनागरी लिपि के लिखे गए सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है, कोई भी वर्ण मूक नहीं होता, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग वर्ण है, बिंदु अलग है और चंद्र बिंदु अलग है ना। जब हम लिखते हैं अंक तो उसमें बिंदु लगाते हैं, जब हम लिखते हैं माँ तो चंद्र बिंदु लगाते हैं, जब हम लिखते हैं चांद तो चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो अनुनासिक शब्दों के लिए अलग हमारे पास एक तो बिंदु है और एक चंद्र बिंदु है। दूसरी चीज, इसमें जो नासिक्य ध्वनि है जिसमें अम लगता है, उसके लिए पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे इया, अण, अंग, है ना, न और म। जैसे कि कंचन है तो उसमें इया लगेगा, गंगा है तो उसमें अंगा लगेगा, और अगर हम मंडल लिख रहे हैं तो उसमें अण, आधा अण लगेगा। तो पंचम ध्वनि का आधा उसमें अम में लगता है। लेकिन अब बहुत त्वरित लिखने के लिए और बहुत समय न देखने के लिए ये पांचों जो पंचम वर्ण है उनको अम की मात्रा से रिप्लेस कर दिया गया है, पर शुद्धता से लिखते समय हम उस पंचम वर्ण का आधा रूप ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस लिपि की ये भी विशेषता है कि इसमें स्वनिम के हिसाब से और ध्वन्यात्मकता के हिसाब से और लिप्यंतरण के हिसाब से, मतलब फोनेटिक्स और सिम्फोनिक्स के हिसाब से ये बहुत ही अनुकूल लिपि है। अलग से इसका फोनेटिक्स लिखने की आवश्यकता हमको बहुत ही कम पड़ती है।
एक इसकी विशेषता ये भी है कि यदि हम इसकी पूरे वर्णों को सीख लें, मात्राओं को सीख लें, तो हम नए शब्द को भी उच्चारण कर सकते हैं। इसमें अटकल या अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अन्य लिपि में कोई नया शब्द आए तो हम अनुमान लगाते शायद इसका उच्चारण इस तरह से होगा, पर देवनागरी लिपि में इस तरह की आवश्यकता नहीं है ना। इसके अलावा इसमें एक खूबी है कि ये बहुत ही इतनी सुंदर लिपि है कि चमत्कार पूर्ण, वक्रोक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तुक बनाना, इसमें छंद रचना करना बहुत ही आसान होता है ना। और एक इसकी विशेषता ये है कि ये इसके साथ हमारा एक वैभवशाली इतिहास है। आप देखिए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जब तक हिंदी नहीं जुड़ी तब तक हम आंदोलन नहीं लड़ पाए। तो देवनागरी लिपि में ही सभी राष्ट्र के नाम संबोधन अखबारों में छपते थे, पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। लोगों ने अपने भाषण हिंदी में देना शुरू किया और देवनागरी में कामकाज जब शुरू हुआ तब हमने पूरे भारत की संकल्पना की। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन हमारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लड़ा गया। तो इसका एक बहुत वैभवशाली इतिहास है। इसमें क्योंकि संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, अवधी देवनागरी में लिखी जाती है, छत्तीसगढ़ी देवनागरी में लिखी जाती है, ब्रज, मालवी, बुंदेली, बघेली, राजस्थानी, ये कई भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसीलिए देवनागरी लिपि का जो वांग्मय है बहुत ही वृहद है, बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही गौरवशाली है। वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण इसको सीखना बहुत ही सरल है ना। और ये अंतर्देशीय रूप में भी इसका प्रयोग, अंतरराज्यीय कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ और भी खूबियां हैं बच्चों, जैसे कि ये लेखन, टंकण, मुद्रण आदि के लिए बहुत ही अनुकूल लिपि है ना। इसमें कुछ कई सारे शब्द तो स्वदेशी हैं, लेकिन कुछ विदेशी शब्दों को लिखने के लिए भी इसमें हमने थोड़ा सा रूपांतरण किया गया है। जैसे कि उर्दू के शब्दों को जब हिंदी में हम लिखते हैं तो उसमें नीचे नुक्ता लगा देते हैं। गजल लिखते हैं तो ग में, ज में, तो ये हमने देवनागरी लिपि में दूसरी भाषा को लिखने की सक्षमता के हिसाब से किया। अंग्रेजी का कोई शब्द, मान लीजिए डॉक्टर लिखना है, तो अ हमने देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया है। इस तरह से दूसरी भाषाओं को भी इसमें लिखना बहुत ही आसान हो गया है। इसमें कुछ और खूबियां भी हैं बच्चों, जैसे कि ये बहुत ज्यादा जो रोमन लिपि है उसमें आप देखते हैं कि केवल 26 अल्फाबेट हैं, लेकिन हिंदी में आप देखते हैं 52 वर्ण मिलते हैं। क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या ज्यादा है तो हर शब्द के लिए हमारे पास वर्ण है। जैसे कि अगर हम क के लिए अलग है, छ के लिए, ट अलग है, त अलग है, द अलग है, ड अलग है। कुछ भाषाओं में हम देखते हैं ट अलग नहीं है, ड अलग नहीं है, ढ कई भाषाओं में नहीं है। तो हमारे पास 52 वर्ण, इतनी बड़ी संख्या में वर्ण है कि हम कठिन से कठिन शब्द लिख सकते हैं और लगभग सभी ध्वनियों के लिए हमारे पास एक अल्फाबेट या एक वर्ण है। कुछ भाषा जैसे अंग्रेजी में आप देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है, जिससे हमको जब लिखते हैं तो याद रखना पड़ता है कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल। नया पैराग्राफ शुरू करते हैं कैपिटल से, कोई संज्ञा आता है तो कैपिटल से, किसी का नाम है तो। लेकिन देवनागरी लिपि में कैपिटल और स्मॉल का भेद नहीं है, इसलिए सभी वर्ण समान हैं और लिखते समय अलग से हमको याद नहीं रखना पड़ता कि कहाँ पर छोटा करना है या बड़ा करना है। तो ये सीखने में आसान है। दूसरी चीज आप देखिए कि इस भाषा को जब हम लिखते हैं तो इसमें एक शिरोरेखा खींचते हैं। एक शब्द जब बन जाता है, 2, 3, 4 वर्णों को जोड़ के जब एक शब्द बनता है तो 2 शब्दों को पृथक करने के लिए शिरोरेखा खींची जाती है, जिससे स्पष्टतः जब हम कोई अनुच्छेद या कोई पेज पूरा देखते हैं तो उसमें अलग अलग शब्द स्पष्टतः शिरोरेखा से अलग होते हैं, दिखने में भी सुंदर दिखता है। जबकि
कर्सिव राइटिंग अगर हम इंग्लिश में करते तो कई बार 2 शब्द स्पष्टतः अलग नहीं दिखते। तो ये भी इस लिपि की एक सुंदरता इससे भी मानी गई है। इसके अलावा इसमें संयुक्ताक्षर भी लिखे जाते हैं, जैसे कि शक्ति लिखी तो उसमें क और त संयुक्ताक्षर हो गए। जैसे कि हमने अश्व लिखा तो श और व। तो संयुक्ताक्षर लिखने के कारण भी इसमें कई शब्दों को बहुत सरलता से हम लिख पाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से देवनागरी लिपि की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि देवनागरी लिपि एक गौरवशाली वृहद वांग्मय का निर्माण करती है और हिंदी भाषा को इसमें शुद्धता के साथ हमको लिखना चाहिए। अगर हम अपनी भाषा को किसी अन्य लिपि में लिखेंगे तो हमारी भाषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो प्रयास कीजिए कि जब भी आप हिंदी भाषा लिख रहे हैं तो उसे देवनागरी लिपि में ही लिखें। वही सही रूप है, वही स्वीकृत रूप है और वही तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सबसे श्रेष्ठ रूप है। धन्यवाद।